Good evening. We can start the session for today. Shall we wait a minute for some more participants to join in and then we can begin? Meanwhile, Badal Raut, you've joined. So can you introduce yourself a little bit? So first I'll introduce myself. I'm Spruha Satavekar. I'm from Maharashtra. I am a PMRF research scholar and Cycle 6. As part of my teaching assistantship duties under PMRF scheme, I am conducting this introduction and live session for the NPTEL course on user-centric computing, for human computer interaction. I'm from IIT Bombay, and I'll introduce myself ahead once more people join in. So do I know? May I get to know who are you? Where are you from? And whether you prefer English or you want me to speak in Hindi or some other language. You can unmute and speak, or you can type in chat. Um, both of English and Hindi. हाँ हाँ, चलेगा, हिंदी में बोलेंगे, चलेगा। आप कहाँ से, कौन से, कहाँ, क्या पढ़ रहे हैं आप, और या वर्क जॉब करते हैं? मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ मैम, जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके। थर्ड ईयर चालू है मेरा। और कहाँ पे है ये कॉलेज? ये नागपुर। नागपुर में। ओके ओके ओके। तो हम शुरू करें, फिर हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है? सो माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। मैं एडटेक डिपार्टमेंट है IIT बॉम्बे में, उधर काम करती हूँ ऑन टीचिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू एम्पावर नोवाइस लर्नर्स। मतलब जो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे कहा जाता है या माना जाता है ना, उसका एक्चुअल प्रोग्राम से बेहतर उसको, उसमें जो स्टेप्स है वो समझना, उसके लिए जो स्किल्स लगते हैं उसको समझना, वो समझाने के लिए, वो सिखाने के लिए, वो भी एकदम नोवाइस लर्नर जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है प्रोग्रामिंग क्या होता है या कंप्यूटेशन क्या होता है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स उनके लिए देती हूँ। सो उससे वो लर्न करते हैं। ऐसा मेरा PhD का काम कर रही हूँ मैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन ऑन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये एक पार्ट है यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन जो आज हम कवर करेंगे, और फिर उसके आगे हमें यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग पे जाना है। सो टू आज हम सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्टिव हमारा बीच बीच में एक्टिविटीज़ होगी। जो एक्चुअल असाइनमेंट है आपको मिला है, उसमें लगभग 10 कुछ क्वेश्चंस है। तो उनके ऊपर भी मतलब ये अगर सेशन आप अटेंड कर रहे हो पूरा फॉर 2 आवर्स, तो आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करना भी बहुत ईजी जाएगा। सो दिस विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन सेशन जहाँ पे हम वीकली जो भी कंटेंट आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस और ट्रांसक्रिप्ट्स में मिल रहा है, उसका हम एक काइंड ऑफ रिविजन करेंगे, जिससे आप असाइनमेंट तुरंत दे भी सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो, राइट? तो आज का गोल ऐसा है कि हम कोई एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दे जो आपने पढ़ा है थ्रू वीडियोस, एंड हैव एन इंटरेक्टिव डिस्कशन सो दैट यू गेट सम encouragement कि आप असाइनमेंट कंफर्म सॉल्व करके सबमिट करोगे। क्योंकि
असाइनमेंट्स भी NPTEL कोर्स में वैल्यूएबल होते हैं अगर आपने एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया हुआ है सर्टिफिकेट के लिए, जो ज़रूर मैं कहूँगी कि करिए। तो फिर असाइनमेंट्स को भी 25% वेटेज है। तो आपको सबमिशन टाइमिंग भी होना चाहिए और वो उसका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तो ये आप क्वालिफाई करते हो फॉर अ सर्टिफिकेट। तो ऐसे सेशंस जो होंगे वो वीकली होंगे, इसी टाइम पे होंगे, और उसका आपको तुरंत असाइनमेंट देने के लिए भी यूज़ होगा। चाहिए तो हम एक 20 मिनट्स का ऐसा भी टाइम रख सकते हैं जहाँ पे आप असाइनमेंट कंप्लीट भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो बिगिनिंग में हमें कंप्यूटर का एक डेफिनेशन दिया गया है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ केपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन माने डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म and of performing a sequence of operations in accordance with a predetermined but variable set of procedural instructions. That is a program to produce a result in the form of information or signal. So आपको ये definition पढ़नी है अभी, and उसके ऊपर से आपको बताना है कि इस definition में क्या keywords है जो कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। So this is the activity. Identify the keywords from the definition which describe this what is a computer. तो मैं पीछे जाती हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस डेफिनेशन में क्या पार्ट्स है जो कंप्यूटर को सही से डिस्क्राइब करते हैं? यू कैन टाइप इन चैट, आपको चाहिए तो आप टाइप कर दो चैट में, और अगर आपको हिंदी में बताना हो ये इसका मीनिंग क्या है तो मुझे बता दीजिए। कहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, राइट, और वो जो अपन प्रोग्राम करते हैं वो उसका इनपुट या आउटपुट हमें देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आपने आइडेंटिफाई किया कि इंफॉर्मेशन जो इनपुट जाता है वो उसके बाद सिर्फ एक प्रोग्राम जैसा चीज़ होगा जो जिसको हम चाहे तो प्रोग्राम बोलेंगे, चाहिए तो उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, चाहिए तो इसको सिस्टम बोल सकते हैं, जो उस पर वर्क करेगा, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करेगा और आपको प्रोड्यूस करके देगा एक रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये की पार्ट्स है एक प्रोग्राम के, सॉरी एक कंप्यूटर के। अगर ऐसा कंप्यूटर का डेफिनेशन है तो क्या आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर्स आपके आजू बाजू में, घर में, लैब में या क्लास में आपने जितने देखे हो? एक बार फिर से रिपीट करो, आप समझे नहीं। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर किसे बुलाया जाए, राइट। तो आपको अभी बताना है कि आपको आपके अराउंड कोई कंप्यूटर दिखाई देता है क्या, उसका एग्जाम्पल बताइए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरा फ़ोन एक कंप्यूटर है, राइट, क्योंकि मैं उसमें कुछ इनपुट देती हूँ। कभी मुझे टेक्स्ट भेजना है व्हाट्सएप से या किसी को मैसेज भेजना है, मैं उसमें इनपुट देती हूँ। वो कंप्यूटर क्या करता है, मेरे से इन्फॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके किसी एक फ्रिक्वेंसी पे डाल के भेज देगा, कोई और वो रिसीव कर लेगा और उसको दिखा देगा वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो, जब वो व्हाट्सएप खोलेंगे तभी, राइट। तो ये मेरा फ़ोन हो गया, मेरा एक कंप्यूटर, एक तरीके का कंप्यूटर हो गया। तो ऐसे आपको कुछ कंप्यूटर्स आपके आसपास कभी देखे हैं, मिले हैं क्या? कौन से यूज़ करते हो आप कंप्यूटर्स? मैम मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, लेकिन ये मोबाइल से मैं चला लेता हूँ। और कुछ होगा, मतलब आपने, आपके पास शायद नहीं होगा लेकिन आपने देखा होगा, ऐसा भी चीज़ें होंगी। हाँ यार, कौन कौन सी? कंप्यूटर मीन्स हाँ चला तो पीसी, पीसी है, ऐसे यूज सही है। कर लेता हूँ, मेल वगैरह भेजना है तो। हाँ, पीसी को डेस्कटॉप भी बुलाते हैं। हाँ, हाँ, और कुछ मतलब प्रॉपर एक डेस्कटॉप जो एक जगह पे रहेगा, उसके बजाय अभी तो लैपटॉप आ गया है, टैब आ गया है लैपटॉप, जो आपने हाँ, लेके घूम या सकते हो। ये तो एक्चुअल कंप्यूटिंग का डिवाइस है जिस पे हम प्रोग्राम टाइप वगैरह कर सकते हैं, ऐसे वाले ना। तो अलग अलग डिवाइसेस जो अभी आप अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ऐसे एग्जांपल भी मिलेंगे
कि एक डिजिटल पीडोमीटर करके एक डिवाइस रहता है, या आपको डिजिटल थर्मामीटर पता है, जिस पे जो अपने थर्मामीटर जैसा ही रहता है, बट उसके ऊपर एक डिजिटल स्क्रीन रहता है जिस पे हमें मेजरमेंट दिखाई देता है कि क्या टेम्परेचर आया था। वो नंबर्स में लिखा लिखा हुआ दिखाई देता है डिजिटली। वो वाला देखा है आपने? वो या थर्मोमीटर के मैम वो कंप्यूटर में लगा रहता है। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर वाला नहीं बात कर रही हूँ मैं। क्या होता है कि हम कैसे सोचते हैं कि सिर्फ ये कंप्यूटर जैसा दिखने वाला चीज़ ही कंप्यूटर है। तो इस कोर्स के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। इस कोर्स में थोड़ा हटके है कि आपके पास अगर एक डिजिटल थर्मामीटर जो होता है, उसके ऊपर भी एक छोटा सा स्क्रीन होता है जहाँ पे हमें नंबर दिखता है, राइट? तो वो चीज़ भी एक कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आप इनपुट देते हो। आप उसको टेम्परेचर जहाँ पे सेंस करेगा उसको उसको वहाँ पे लगाते हो, तो उसको इनपुट मिल रहा है टेम्परेचर। फिर वो चीज़ उसके अंदर कोई सेंसर है जो टेम्परेचर सेंस कर रहा है। फिर उसके अंदर सेंस किए हुए टेम्परेचर को डिजिटल कन्वर्शन होने वाला है, मतलब टेम्परेचर तो किसी और चीज़ ने सेंस किया हो रहेगा, तो उसका डिजिटल कन्वर्शन होगा। फिर एक और चीज़ रहता है थर्मामीटर में कि 1 मिनट लगभग हो जाने के बाद वो एक अलार्म भी बजाता है, राइट, कि अभी आ गया आपका मेजरमेंट लेके हो गया करके। तो ऐसा बीप ऐसा सुनाई देने लगता है। तो हम चेक हाँ करने के लिए, हाँ, चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जब ये आवाज़ आएगा, या आवाज़ आने का भी एक टाइमिंग है उसके लिए मिला हुआ 1 मिनट का। वो तो मतलब आपने जब से वो लगाया है आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तभी से 1 मिनट का काउंट करके फिर बाद में वो बजाना है। तो ये भी एक चीज़ उसका प्रोसेस है, उसके अंडर जो हो रहा है, जो हम सामने से नहीं देख सकें, लेकिन इनबिल्ट करके रखा है। और फिर उसको जो रीडिंग आया रहेगा वो स्क्रीन पे दिखाना। उस स्क्रीन का भी एक टेक्सचर है कि उसमें कुछ एक डिस्प्ले रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उस डिस्प्ले को कैसे चलाना है उसका सारा प्रोसेसिंग रहेगा। तो ये सारा प्रोसेसिंग एक डिजिटल थर्मामीटर भी कर रहा है। भले वो उसको आप जैसे कंप्यूटर में हम कीबोर्ड से या माउस से इनपुट देते हैं, वैसा नेसेसरी नहीं है कि हम ऐसे डिजिटल थर्मामीटर को भी इनपुट दें। लेकिन वो ले रहा है कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट दे रहा है और प्रोसेसिंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। अभी और भी बताऊँ तो हमारे अराउंड भी आजकल स्मार्ट बल्ब लाए, आपको पता है? जो जिसको हम मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और उसका लाइट का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर उसका कलर बदल सकते हैं। ऐसे बल्ब्स भी आते हैं। और आजकल तो फैंस भी आते हैं जिसका हम रेगुलेटर हमारे रिमोट में रह सकता है, या फिर हमारे पास मोबाइल में अगर ऐसी स्क्रीन है जिससे वो फ़ैन ऑपरेट कर सके तो वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल कंप्यूटर ही बुला सकते हैं उसको। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑपरेशन कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा उसमें जो हम कंप्यूटर में सारा का सारा जो कुछ अप्लाई करते हैं वो सब कुछ मिल जाए। हाय निधि। We are conducting this session from 7 now. So I'll just take a break, little break, to introduce myself. I'm Spruha Satavekar, and I'm a PMRF scholar. So I have teaching assistantship wherein I'll be meeting you all weekly basis from 7 to 9 in this time, and I will be conducting this session so that you get to know what kind of get a revision of what we have been doing so far. Since we have some number of students who will be joining, मैं हिंदी में बात करूँगी जो आपको समझने के लिए आसान होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप मैसेज में टाइप कर कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो मैं इंग्लिश में भी बता दूँगी। और ऑलरेडी हमारे इंग्लिश में वीडियोस तो रिकॉर्डेड है ही, तो दिस इज़ सो दैट आप जो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको अगर कोई दिक्कत है वीडियोस फॉलो करने में, तो फिर आपको हेल्प हो जाए। एंड हम थोड़ा ब्रेक लेके एक असाइनमेंट भी चेकआउट करेंगे सो दैट आपको मतलब एक क्लू मिल जाएगा कि ये सेशन जो हो रहा है वो असाइनमेंट्स आपको इजीली सॉल्व करके टाइमली सबमिट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अभी हम पहले जाते हैं ये प्रीवियस स्लाइड्स पे।
मेरा नाम है स्पृहा और मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन का वीक 1 का कंटेंट पढ़ाऊँगी, जिसमें हम यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन क्या है और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन और कंप्यूटिंग अलग अलग कैसे है, वो थोड़ा सा समझेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और थोड़ा सा इंटरैक्टिव रिवीजन होगा। और इसका गोल यही है कि आपको एक सिंपलर लैंग्वेज में इंटरेक्शन से सेम चीज़ पढ़ाया जाए जो आपने वीडियो में या ट्रांसक्रिप्ट में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो आपको इससे इंकरेजमेंट मिलेगी और असाइनमेंट सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर आपने एग्ज़ाम के लिए इनरोल किया है तो। ओके। सो अब तक हमने जो कवर किया है उसमें हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा है, और फिर हमने क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन दिस डेफिनेशन। तो कीवर्ड्स बहुत अच्छे से बादल ने हमें बताया कि ये कंप्यूटर में एक इनपुट रहेगा, कुछ टाइप का आउटपुट रहेगा विच विल बी इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट कुछ प्रोसेसिंग होगा उस पे इंफॉर्मेशन पे। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम इन्होंने समझा थी कि कंप्यूटर किसे बुलाए। तो अगर इसे कंप्यूटर बुलाते हैं, कैन यू लिस्ट डाउन सम ऑफ द कंप्यूटर्स यू हैव एनकाउंटर्ड एट होम और एट लैब। तो आपको भी मौका मिल रहा है कि आपने अगर कोई कंप्यूटर देखा है कभी तो उसके बारे में बताइए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Nidhi, you are on mute if you are speaking. ऑल राइट, तो हम अभी बात कर रहे थे एक डिजिटल थर्मामीटर की, कि वो भी एक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स, इस कोर्स के स्कोप में हम उसे भी कंप्यूटर बुलाएंगे। देन देर इज़ डिजिटल पेडोमीटर जिसका एग्जांपल दिया हुआ है। देन और एक चीज़ है जो स्मार्ट टीवी जिसे हम देखते हैं आजकल, जो ऑपरेट होता है शायद रिमोट से ही ऑपरेट होता है, लेकिन वो मोबाइल पे भी हम उसका मोबाइल में हम जैसे साइन इन करते हैं वैसे ही टीवी पे भी साइन इन करना पड़ता है। और हम जो सीरीज़ देख रहे हैं वो हम टीवी पे फॉलो कर सकते हैं, जो हम जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पे मार्कर रहता है। और अलग अलग चैनल्स, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर आप यूट्यूब देखते हो, तो वो अलग अलग चैनल्स भी हमें अपने स्मार्ट टीवी पे दिखाई देते हैं। स्मार्ट टीवी भी एक तरीके का कंप्यूटर है फॉर द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। निधि, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और आई शुड स्विच टू इंग्लिश? प्लीज़ लेट मी नो। Okay, we will continue then. So, the sum of the devices that you've encountered may be uh, this a smart bulb or smart TV, a smart doorbell, and some devices like that, AC even. Then there are some devices which are very tiny, which we use as a voice interface. So we give this devices some voice command or ask them questions like Alexa Echo Dot or Google Home Mini Nest. These devices might be there which will interact with using voice. हम उस इन डिवाइसेस पे वॉइस यूज़ करके भी हम इससे इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन देर इज़ डिजिटल पेडोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर लाइक डिवाइसेस, जो जिसे हम यूजुअली इन डिवाइसेस को हम स्मार्ट या डिजिटल करके कुछ प्रीफिक्स लगाया हुआ रहता है जिससे हमें पता चलता है। Okay, I'm waiting now for more people to join in.
Hello, Diksha. Am I audible? Yes. ओके, आपको हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में बात, आप कंफर्टेबल हो जब लेट मी नो. दोनों चलेगा. Okay. So we will go ahead now. Just we have gone over the definition of computers, and now we have listed down some of the computer devices that we see around us. Do you have a question up to that much? या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मैं आगे बढ़ते हैं. अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कंप्यूटर किसे बोलते थे इसको, तो प्री हिस्ट्री करके एक एरा था. मतलब जब कंप्यूटर्स एक्चुअली आए नहीं थे, 1940s टू 1970s तक का प्री हिस्ट्री फेज़ या एज बोल सकते हैं, ऐसा फेज़ था जिसमें कंप्यूटर्स अभी तक आए भी नहीं थे. उसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा था. एंड 1950s में आई गेस फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स लैब्स में आने लगे. और उसके आगे का जो 70s तक का पार्ट था, तभी कंप्यूटर्स को बेसिकली जाना जाता था through the means of this WIMP protocol, which is विंडोज़, आइकॉन्स, मेन्यू एंड पॉइंटर्स. इनको यूज़ करके ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जाता था. बेसिकली मेन कोर उसका ऐसा था कि कंप्यूटर्स नए नए आए थे, तो उसको यूज़ करने पे मतलब यूज़र्स बहुत बढ़ाने के लिए उसके एफ़र्ट्स चालू थे. तो ये जो 80s से आगे जो 2000 अर्ली 21st सेंचुरी तक का फेज़ था, वो 1980 से जो स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं अर्ली फेज़. 1990 से आगे जो स्टार्ट हुआ उसका नाम है प्री मॉडर्न फेज़, जिसमें एक्चुअली आप देखोगे तो नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस स्टार्टेड. फॉर एग्जांपल द न्यू थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट, जो स्पीच से कमांड लेते हैं, वॉइस कमांड्स लेते हैं, या फिर मतलब नॉट नेसेसरी जो माउस या कीबोर्ड से ही इनपुट लेंगे, और नॉट नेसेसरी जो सिर्फ एक स्क्रीन पे ही आपको आंसर्स दिखाएंगे. सो ये प्री हिस्ट्री का फेज़ है, वो 1940s से स्टार्ट हुआ था. 1980s में आपको आया अर्ली फेज़, जहाँ पे कंप्यूटर्स थोड़े एडवांस होने लगे और अलग अलग चीज़ों में दिखने लगे. 1990s के आगे जो आया टाइम, उसमें यू सी दैट डिजिटल पेडोमीटर्स हो सकते हैं, या फिर जो एक मतलब वो थोड़े इतने हाईली एडवांस नहीं थे जितने अभी दिख रहे हैं, बट दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस स्टार्टेड कमिंग अराउंड. एंड उसको बोलेंगे प्री मॉडर्न फेज़. और जो 2011 एंड अबाउ, मतलब अभी जो चल रहा है, वो है कंप्यूटर्स का मॉडर्न एज, जहाँ पे खाली एक कंप्यूटर की भी बात नहीं करते हम. वी टॉक अबाउट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, वी टॉक अबाउट अलग अलग स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, जो प्रगति हुई है, जो अभी इतने सारे डिवाइसेस अलग अलग हम देखते हैं, लाइक स्मार्ट टीवी. आप फ़ोन और स्मार्ट टीवी दोनों पे सेम प्रोग्राम भी कंटिन्यू कर सकते हो, इतना सिंक में ये सारे डिवाइसेस चलते हैं. देन देयर इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे डिवाइसेस में भी आप कंप्यूटर को देख सकते हो. फॉर एग्जांपल एक कुछ रास्पबेरी पाई या आर्डुइनो करके एकदम छोटे छोटे डिवाइसेस है, जो खुद भी माइक्रो कंट्रोलर्स है, जो खुद भी प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटी रखते हैं. और उसकी वजह से बहुत सारे घर के काम या आपके ऑफिस के काम आपने ऑटोमेट कर दिए. तो ये है मॉडर्न एज में 2011 के आगे बढ़ रहा है. ये एक टाइप का हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स पहले कैसे हुआ करते थे, और वो आगे आज के ज़माने में क्या तरक्की हुई है. सो जब हम बोलते हैं कि यूज़ करना है कंप्यूटर को, तो डिवाइस इंटरफेस नीड्स टू बी इजी टू अंडरस्टैंड. उसका इंटरफेस जिससे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, जिससे हम कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं, दैट हैज़ टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, सो दैट वन कैन यूज़ देम विदाउट एनी ट्रेनिंग. तो आपको कंप्यूटर लेते वक्त मैनुअल पढ़ने की, डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा इतना सिंपल करना है. ये हमारा इस कोर्स का एकदम सेंटर है,
कि जो कोई भी लेमैन यानी न्यू पर्सन रहेगा जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसे भी ये चीज़ जो हम बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे या कोई टाइप का चीज़ बनाएंगे जो डिज़ाइन करेंगे, मशीन बनाएंगे, तो दैट शुड बी ईजी फॉर देम, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा अगर मैं कहूँगी कि जो एक लेमैन बोलते हैं, न्यू पर्सन बोलते हैं, तो इसके लिए इस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के लिए मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, जो एक यूज़र है जो जिसने कुछ भी कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, उसे क्या बोलते हैं, उस यूज़र को क्या बोलते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। देर इज़ अ टर्म फॉर दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ ऑफ अ लेमैन, जो लेमैन जानता है या जो कुछ नहीं मतलब अभी तक कभी यूज़ नहीं किया हुआ सिस्टम किसी ने, तो उसे क्या बुलाते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या फिर चैट में भी लिख सकते हो। एंड नहीं पता तो भी इट्स ओके, अभी आगे बताएंगे ही। सो हम ये जब देखते हैं कि यूज़र के कैटेगरी, वेरी गुड, न्यूबी इज़ अनदर टर्म, बट न्यूबी एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। वेरी गुड, सो नाइस ट्राई। न्यूबी को ही एक टर्म जो ऑफिशियल है जिसको जेनेरिक यूज़र कैटेगरी बुलाते हैं, वो है नोवाइस। तो एक मिनट, मैं ये अपना लेज़र यूज़ करके बताती हूँ। हाँ, ये है नोवाइस, जो एनकाउंटर सिस्टम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं सिस्टम कभी, या फिर जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर्स यूज़ करने का, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर या डिवाइसेस यूज़ करने का, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसे बुलाएंगे नोवाइस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गूगल मीट आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बहुत रेयरली आपने ज्वाइन किया हुआ है गूगल मीट, तो गूगल मीट यूज़ करते वक्त यू आर अ नोवाइस इन दैट सेंस। अभी सेकंड में ये होता है कैटेगरी कि इंटरमिटेंट, यानी जो ओकेजनली यूज़ करता है, दो बहुत फ्रीक्वेंसी में नहीं, हर रोज़ नहीं यूज़ कर रहा है, रेगुलरली नहीं यूज़ कर रहा है सिस्टम। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आपको अगर बिल भरना है, बिजली का बिल बोलते हैं हम उसको, सपोज़ बिजली का बिल भरना है, डिजिटल वे में मुझे भरना है, या फिर मैं बोलूँगी अगर मैंने जीपे करना है किसी को कुछ, या यूपीआई ऐप से भीम पे करना है, तो मैं हर रोज़ तो करना पड़ता नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ लो फ्रीक्वेंसी में मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐप खोलती हूँ, उसके अंडर जो मेरा मुझे स्कैन करके वो पेमेंट का प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तो अगर मैं ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करती हूँ, तो मेरा स्टेज ऑफ मेरा यूज़र कैटेगरी हो गया इंटरमिटेंट। तो ये ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको हर रोज़ यूज़ भी नहीं करना पड़ता, तो उसको कहेंगे तो आपके एक्सपर्टीज़ होंगे उसमें इंटरमिटेंट होंगे। इंटरमिटेंट का सही मतलब ऐसा होगा कि इंटरमीडिएट, जो एकदम एकदम ऐसा भी नहीं है कि कभी यूज़ ही नहीं किया, और एकदम ऐसा भी नहीं कि जो एक्सपर्ट हो गया। तो अभी लास्ट कैटेगरी है एक्सपर्ट्स, यानी जो रेगुलर यूज़र ऑफ द सिस्टम है, जिसको सिस्टम इन एंड आउट समझ चुका है कैसे यूज़ करना है। तो हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे कि इसके अंडर क्या प्रोग्रामिंग करके रखा रहेगा कि जिसके वजह से मुझे आंसर पता चल रहा है, या मैं इसके जो एक पेमेंट का एक सपोज़ गेटवे है, उसके अंडर क्या प्रोसेसिंग होता होगा, ये मुझे जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है टू बिकम एन एक्सपर्ट। इफ़ आई एम अगर मैं हर रोज़ एक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन करना मेरे लिए बहुत सिंपल चीज़ हो जाता है, मुझे ज़्यादा उसके लिए तकलीफ़ नहीं होता, मुझे लर्न नहीं करना पड़ता, तो मैं उस ट्रांजैक्शन करने की क्रिया में इन दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ट्रांजैक्शन आई एम एन एक्सपर्ट। तो हम यूज़र्स के एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोग्राम एक्सपर्ट में बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ one of the issues that the lecture on issues and challenges has discussed। अगर आप वीक 1 का कंटेंट देखोगे तो इनिशियली पहले वो इंट्रोडक्शन में है, अभी सेकंड जो वीडियो है उसमें आप इश्यूज़ एंड चैलेंजेस देखोगे, उसमें इशू फर्स्ट जो डिस्कस किया हुआ है
वो है यूज़र कौन है। तो यूज़र कौन है का मतलब होता है कि क्या हमारा जो आने वाला यूज़र है वो एक नोवाइस है, यानी उसको कुछ भी नहीं पता, उसने कभी यूज़ ही नहीं किया हमारा सिस्टम, ऐसा है, या वो इंटरमिटेंट है जो वो बीच बीच में यूज़ करेगा, 2-3 बार यूज़ कर चुका है, ऐसा यूज़र है, और या वो एक्सपर्ट है कि वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है हमारा सिस्टम, ऐसा यूज़र है। ये 3 यूज़र के कैटेगरीज डिस्कस हुए हैं। सो वो जब हम यूज़र के कैटेगरीज़ की बात करते हैं तभी हम सोचते हैं कि हमारा सिस्टम यूज़ेबल है या नहीं। यूज़ेबल एज इन क्या इसका सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं, इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो इस यूज़ेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है। The standard definition is, according to this definition, usability is a concept or a measure which measures the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in that specified context. तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने स्पेसिफाइड वर्ड्स यूज़ कर दिया है। कौन कौन से चीज़ों के लिए यूज़ किया, एक तो यूज़र के लिए यूज़ किया है, राइट, स्पेसिफाइड वर्ड, यानी एक पर्टिकुलर टाइप का यूज़र है जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, या कोई कंप्यूटर काम कर रहा है, तो उस यूज़र को ध्यान में रख के ही ये चीज़ बनाना है, उस यूज़र का जो एक्सपर्टीज़ लेवल रहेगा उसको ध्यान में रख के ही करना है। देन देर इज़ स्पेसिफाइड गोल्स, मतलब इस यूज़र को हमें क्या करना देना है और ये यूज़र क्या चाहता है इस सिस्टम से, ये भी देखना है। एंड थर्ड पार्ट इज़ द स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी ये यूज़र क्या जानकारी यूज़र की ऑलरेडी क्या है इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम जो ये देख रहे थे एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस डिजिटल थर्मामीटर हम देख रहे थे, तो अगर किसी यूज़र ने कभी भी डिजिटल थर्मामीटर यूज़ ही नहीं किया तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको इजीली पता होने चाहिए कि उससे पता चले कि इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑन करने के बाद इमीडिएटली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं या नहीं। ये ऐसा जो आवाज़ आता है 1 मिनट बाद उसमें से टी करके आवाज़ आने लगता है कि वो रीडिंग आ गया, ये आएगा तो यूज़र कंफ्यूज तो नहीं हो जाना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए विदाउट ट्रेनिंग ये सब समझ जाए, इसके लिए वो डिजिटल थर्मामीटर का सिस्टम ही ऐसा बनाना चाहिए कि जो यूज़र को आसानी से यूजेबल हो जाए। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि उसके लिए जो स्पेसिफिक गोल है स्पेसिफिक यूज़र के लिए, उसका बैकग्राउंड समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के अगर हमने बैठा दिया है तो वो चीज़ उसके लिए यूजेबल है। यूजेबिलिटी के 3 मेजर्स उन्होंने बताए हुए हैं, एक तो इफ़ेक्टिवनेस, फिर एफिशिएंसी, ये है इफ़ेक्टिवनेस, फिर है एफिशिएंसी एंड देन सेटिस्फैक्शन। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 मेजर्स बताए हैं, लेकिन आफ्टर द ISO डेफिनेशन हमें बहुत डिटेल में मिलता है नीलसन्स डेफिनेशन ऑफ यूजेबिलिटी। तो जो ISO का डेफिनेशन था ना, इसमें सिर्फ ये 3 थे, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन। अभी नीलसन्स डेफिनेशन में हमें 5 मिलेंगे। एक है लर्नेबिलिटी, विच इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच अ फर्स्ट टाइम यूज़र और नोवाइस क्या परफॉर्म्स बेसिक टास्क विद द सिस्टम। तो लर्नेबिलिटी एज इन ये सिस्टम कितना इजीली लर्न कर सकते हैं, यानी इसकी ट्रेनिंग कितनी इजीली हो सकता है जिस ऐसे पर्सन को जिसने कभी ये सिस्टम यूज़ ही नहीं किया हो। ठीक है, ये हो गया लर्नेबिलिटी। अभी नेक्स्ट है एफिशिएंसी, यानी इस यूज़र इसमें जो इंटेंडेड टास्क है, फॉर एग्जांपल डिजिटल थर्मामीटर में मुझे टेम्परेचर मेजर करना, ये है मेरा इंटेंडेड टास्क, वो कितने स्पीड से कर पा रहा है। कोई जानकारी के बिना आया हुआ एक यूज़र है जिसके हाथ में थर्मामीटर है, वो कितने फास्ट कर सकता है। तो ये बात करता है एफिशिएंसी, बात करता है स्पीड की। लर्नेबिलिटी क्या था कि ट्रेनिंग की ज़रूरत कम पड़नी चाहिए, कम से कम ट्रेनिंग में उसको लर्न कर लेना चाहिए। अभी एफिशिएंसी का मतलब है आफ्टर लर्निंग कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया, अभी मैं फ़ास्ट यूज़ कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत ना आए। थर्ड पार्ट इज़ मेमोरेबिलिटी,
मेमोरेबिलिटी में आता है कि अगर कोई यूज़र आज यूज़ कर लिया मैंने थर्मामीटर, अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मुझे फिर से ईज़िली रिकलेक्ट करना, मतलब ईज़िली मैं याद कर सकूँ कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए थे टू यूज़ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो दिस कैन बी, अभी हमने जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो डिजिटल थर्मामीटर का है, लेकिन ऐसे अलग अलग आप डिवाइसेस के बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में सोचो। इनिशियली थोड़ा आपको दिक्कत होता है कि इसका बैक बटन दबाऊंगी तो कब कहाँ पर जाएगा, होम बटन कहाँ पे है, सारे ऐप्स देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर क्रोम की एक विंडो क्लोज करनी है तो वहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। इनिशियली पहले कुछ दिनों में तकलीफ़ होता है। कभी कभी हम देखो क्वर्टी का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब अगर उसको क्वर्टी का कीबोर्ड हटा दे तो फिर अलग हमें लर्न करना पड़ता है कि इसको कैसे टाइप करना है इसमें इनपुट। तो ऐसी चीज़ें जो मेमोरेबल है, फॉर एग्जांपल एक बार कर लिया तो याद हो जाए, ऐसा हमें बनाना है अपने सॉफ्टवेयर को, तो ताकि वो यूज़र को हर बार ट्रेनिंग में टाइम उसका ना जाए। फिर आता है एरर, रेट एट विच द यूज़र्स मेक एरर्स। मतलब एरर जब होता है ना यूज़र से, तो नेसेसरी नहीं है कि यूज़र का ही गलती है। कुछ कुछ ऐप्स ऐसे रहते हैं कि हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला चीज़ ही सामने दिखता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या मैंने ये सही चीज़ किया है या नहीं किया है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, IRCTC का इनिशियल ऐप्स के वर्जन जो आते थे तो उसमें रेल का टिकट बुक करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता था। जब भी मैं कुछ सर्च करने लगती थी तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि फुल कंप्यूटर ही हैंग हो गया, तो ऐसा भी इशू आता था क्योंकि IRCTC का जो ऐप बनाया था वो हैंडल नहीं कर पा रहा एरर, यानी टाइमिंग का के वजह से वो इतना सारा इश्यूज़ हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाता था कि मेरा हैंग होने के बाद मेरा सारा जो डेटा मैंने इतने बार फिल किया है वो सारा चला गया, तो फिर मुझे वो फिर से इनिशियल से स्टार्ट करके सारा डेटा फिल करने का लोड आ जाता था। तो उसके बजाय मैं सोच लेती थी कि जाने दो, मैं IRCTC का ऐप से बुकिंग नहीं करती हूँ, मैं जाके पर्सन में कर लूँगी। तो देयर यू सी दैट एरर, मतलब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी यूज़र को दिक्कत आती है तो वो दिक्कत ईज़िली सॉल्व हो जाए, ताकि एक तो चीज़ है कि उसको उससे दिक्कत ना आए, और दूसरी चीज़ है कि वो अगर दिक्कत आई तो वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये होता है एरर, रेट एट विच यूज़र्स मेक एरर्स नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। और सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वंस यू अप्लाई, मतलब मैंने अगर बुकिंग कर लिया और मुझे अगर मैसेज ही नहीं आया कि ये कंफर्म हो गया आपका टिकट, तो मुझे तो डिफ़िकल्टी लगेगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये मैंने जो इनपुट किया था, when I tried to when I tried to book a ticket, it is not giving me any answer that whether my ticket has been confirmed or not. So then that is a problem on satisfaction. So the satisfaction is a measure of pleasantness or the satisfaction that the user gets after interacting with the system. कुछ कुछ ऐसे इंटरफेसेस रहते हैं देखो, जिससे आप अगर यूज़ करना चाहो तो ऐसा लगता है कि ये दिखने में भी सही नहीं लग रहा, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा। तो उस का टाइप का भी एक जो फैक्टर होता है वो भी आता है सेटिस्फैक्शन कैटेगरी में। तो ये 5 कैटेगरीज ऐसी है जिसमें से एफिशिएंसी तो हमने ISO डेफिनेशन में भी देखी थी, सेटिस्फैक्शन भी हमने ISO डेफिनेशन में भी देखा था, लेकिन ये जो लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी एंड एरर ये पार्ट है, ये आता है इन द निल्सन्स डेफिनेशन इटसेल्फ, which speak about the effectiveness of the developed software or computing device, whatever it is. Apart from that, it speaks about utility, that is the functionality. Utility as in जिस चीज़ के लिए वो बना है वो चीज़ सपोर्ट हो जाए, फंक्शनल नीड्स उसका सपोर्ट हो जाए, that is the last part of this Nielsen definition of usability. अभी यूज़ेबिलिटी के बारे में हमने बात की, तो हमारा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अगर ऐसे यूज़ेबिलिटी के 5 फैक्टर्स आप एड्रेस करते हो तो देन
those are good enough to address the user's needs and expectations. So the process to design products which are computers or digital devices in nature, which the user needs and satisfy the user's needs and expectations, these are called the developing them is called as user centric design. So this is the question now: who coined the term user centric design? So if you know the answer, you can write it in the chat box. This is not a question from your assignment, but it is a bonus question that may come in useful for the exam. So if you know the term, please write it in chat box. ओके, आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी को पता है, क्योंकि आप आई डोंट नो आपने वीडियोस देखे हैं आप लोगों ने ऑलरेडी ये गो थ्रू किए थे क्या? आपके कोर्स के वीडियोस देखे आप लोगों ने? सो ओके, हाँ, तो नो प्रॉब्लम। आज का हमारा रिवीजन लेक्चर ही है, तो कोर्स के वीडियो में जो कुछ भी कंटेंट है मैक्सिमम कवर करने का मैंने कोशिश किया है। सो हु कॉइन्ड द टर्म यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन? ये कॉइन किया था स्नाइडरमैन ने। मुझे भी इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट वो 1986 में कॉइन हुआ था टर्म। बेसिकली यूज़र को सेंटर में रखो। सो यूज़र तुम्हारा नोवाइस है या इंटरमिटेंट यूज़र है या एक्सपर्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन और द डिजिटल टेक्नोलॉजी विच विल बी ईजी टू लर्न यानी इट शुड बी लर्नेबल, इट शुड सपोर्ट द यूज़र्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब उसमें एरर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर द यूज़र, कि एक बार काम करने का क्वालिटी यूटिलिटी उसमें होना चाहिए। लर्नर को वो चीज़ यूज़ करते वक्त प्लेजेंटली यूज़ करना पॉसिबल होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या था, वो एफिशिएंसी, उस लर्नर को फास्ट यूज़ करने के लिए आउटपुट मतलब सक्सेसफुली फास्ट उसको यूज़ करना आना चाहिए, या एफिशिएंसी। एंड देयर वाज वन मोर, व्हाट वाज इट? मेमोरेबिलिटी। उसको हम एक बार यूज़ कर लिया तो याद हो जाना चाहिए कि कैसे नेक्स्ट टाइम कैसे ऑपरेट करना है। सो ये यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स थे, एक डेफिनेशन थी, अभी ये दी है स्नाइडरमैन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन डिज़ाइन प्रोसेस एज। सो इसमें से आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए विच आंसर वुड बी द राइट वन। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन करते वक्त यूज़र को हम डिज़ाइन प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? यू कैन राइट द ऑप्शन ओनली ए या बी सी या डी इन चैट बॉक्स। D, okay. D is correct answer. So the user will be an active design group member, मतलब वो एक्चुअल डिज़ाइन करते वक्त भी रोल प्ले करता है कभी कभी, या फिर यूज़र कैन बी अ पैसिव मेंबर, यानी जो एक्टिवली डिज़ाइन प्रोसेस में तो नहीं होगा, लेकिन डिज़ाइन किए हुए चीज़ को वो यूज़ेबिलिटी फीडबैक दे के वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो यूज़र को लूप में रखना पड़ता है, इसका मतलब वाइल डिज़ाइनिंग।
तो इसका एक जो डिफरेंट क्या है, इसमें क्या नया बताया है, वो हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे ना उस टाइम। यहाँ तक आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक आते आते, या कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ फास्ट लग रहा है, ऐसा हो तो बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम थोड़ा स्लो जा सकते हैं। और इफ़ इट इज़ ओके तो ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, सो नाउ देर इज़ द थर्ड लेक्चर जिसका हम अभी रिविजन कर रहे हैं, थर्ड वीडियो लेक्चर which is about research trends in user centric computing and for human computer interaction। तो इसमें क्या बताया है, 4 टाइप के रिसर्च ट्रेंड्स बेसिकली बताए हुए हैं। फर्स्ट रिसर्च ट्रेंड है वो है इंटरेक्शन विथ मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस में नॉट नेसेसरी सिर्फ मोबाइल फ़ोन की बात की होगी, मोबाइल एज इन जो एक ही जगह पर रहता नहीं है, ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो इसमें स्मार्टफोन्स आ गए, टैब्स आ गए, आपके लैपटॉप्स आ गए। फिर उसमें आप जो स्मार्ट वॉच पहन सकते हो, या फिर वेरेबल डिवाइसेस में और भी बहुत सारे टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक डिजिटल पैरामीटर हो, सपोज़ किसी के पास, ऐसे डिवाइसेस जो वेरेबल है या फिर नॉट वेरेबल है। तो ये 2 टाइप्स है उसके अंदर, वेरेबल चीज़ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, या फिर जो कहीं वेरेबल नहीं है लेकिन उसको होल्ड करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन या टैब जो हम पहनते नहीं हैं लेकिन उसको होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो उसके ऊपर अगर जो ऐप है या फिर उसका जो इंटरफेस है, उस सब के डिवाइसेस का, उस सब के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, हाउ टू मेक इट बेटर फॉर द यूज़र, हाउ टू मेक इट यूज़र सेंट्रिक, इस रिसर्च का भी एक ट्रेंड है जिसको हम कहेंगे इंटरेक्शन विथ मोबाइल डिवाइसेस। ये हो गया फर्स्ट वाला कॉलम। फिर आया हमारा नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस एंड इंटरैक्शंस। तो नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस एंड इंटरैक्शंस में क्या होता है कि शायद हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन ही नहीं है, लेकिन या फिर जो इनपुट का रेगुलर तरीका होता है, विम्प का जो एक प्रोटोकॉल होता है, विंडोज़ आइकॉन्स मेन्यूज़ एंड मनमोरिस पॉइंटर्स, उसके सिवा वर्चुअल रियलिटी, फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी में क्या करते हैं लोग, गॉगल्स रहता है और हैंड हेल्ड डिवाइसेस रहते हैं, राइट। तो अगर वीआर हेडसेट पहनता है और हैंड हेल्ड डिवाइसेस पकड़ के इनैक्ट करता है कि पर्सन को जो दिख रहा है वर्चुअल रियलिटी का जो एनवायरनमेंट दिख रहा है सामने, उसमें वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिवाइसेस भी होते हैं वर्चुअल रियलिटी में, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं है यूज़र के पास एक्चुअली, लेकिन उसके सामने जो दिख रहा है दैट इज़ एन एंटायरली इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र। ऐसा लगता है कि हाँ हम किसी और एनवायरनमेंट में ही है। तो इसलिए ये एक नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेस है। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से हम सोच सकते हैं, जिसमें हमें कुछ स्क्रीन दिखता है, शायद अलग अलग साइजेस के स्क्रीन्स हो लेकिन स्क्रीन दिखता है, ये हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन जिसमें स्क्रीन ही नहीं है, जिसमें हम इनपुट कीबोर्ड या माउस से दे ही नहीं रहे हैं, ऐसे हो गए नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, या आजकल कुछ स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं जिसमें फ़ोल्ड हो सकता है डिवाइस, मोबाइल ही फ़ोल्ड हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज एज इन एक्चुअली लाइक अ शीट, एकदम फ्लेक्सिबल रहता है। कुछ एक स्मार्ट गॉगल्स आते हैं, उसको ग्लास कहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो entirely becomes a display and also you can operate on the glass, like अगर मैंने टैप कर दिया ग्लास पे तो वो उसको सेंस कर लेगा और कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऐसे अलग अलग डिस्प्ले एंड टाइप ऑफ डिवाइसेस जो नेसेसरी नहीं है कि जिसमें कोई स्क्रीन अवेलेबल हो, नेसेसरी नहीं है कि जिसमें कुछ आप माउस या कीबोर्ड से ही इनपुट दे रहे हो। तो ये ऐसे वाले जो इंटरफेसेस है और इंटरेक्शंस है वो आएंगे नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस एंड इंटरेक्शंस के रिसर्च में। ये अलग अलग क्यों हैं, ये अलग अलग सारे क्यों हैं, क्योंकि हर टाइप में
इंटरेक्शन की का तरीका अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोबाइल पे एक ऐप जो बना रही हूँ, तो सेम ऐप, सपोज़ उस ऐप में कीबोर्ड यूज़ कर होता है और उसमें टेक्स्ट मैसेज जा रहा है। तो सेम ऐप अगर मैं स्मार्ट वॉच से देख रही हूँ, स्मार्ट वॉच पे वो आया हुआ एसएमएस देख रही हूँ, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ अलग रहेगा। उस स्मार्ट वॉच पे वो कहाँ पे रहेगा प्लेस्ड, वो भी लोकेशन भी अलग रहेगा दैन वॉचिंग इट ऑन द मोबाइल। देन अगर मैं वो फ्लेक्सिबल स्क्रीन पे यूज़ कर टेक्स्ट मैसेज टाइप करना है मुझे, तो वो कीबोर्ड भी अलग रचना से बना हुआ रहता है, अलग फॉर्मेट में वो कीबोर्ड बनाया हुआ रहता है जो फ्लेक्सिबल स्क्रीन के हैंडलिंग को सपोर्ट करे और मेरे लिए काम इजी करे। सो इसके लिए ये भी एक अलग से रिसर्च ट्रेंड बनता है। सिमिलरली यह है एक इंटरेक्शन इन कंप्यूटर मीडिएटेड एनवायरनमेंट। तो उससे उधर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप के इंटरफेसेस से हम इन दोनों सेक्शंस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दीज टू ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस नाउ, ट्रेडिशनल नहीं, मोबाइल इंटरफेसेस एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस नाउ, दे हैव इवॉल्विंग इंटरेक्शंस जिसमें टच सेंसिंग होता है, जेस्चर सेंसिंग होता है। जेस्चर एज इन मैं अगर स्क्रीन पे देख के हैंड दिखाती हूँ, तो कुछ स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शन रहता है कि हैंड दिखाने पे वो सेल्फी क्लिक कर ले। सो दिस इज़ अ फीचर जिसमें मेरा जेस्चर एज इन जो मूवमेंट है या कोई टाइप का अगर मैंने एक्शन दिखाया तो वो सेंस कर लेता है स्क्रीन। तो ये हो गया जेस्चर। देन स्पीच जिसमें हम ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। एंड आई गेज एज इन अभी मेरा आई कहाँ पे है ये भी सेंस कर लेता है। टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, ये जो वर्चुअल रियलिटी का इंटरफेसेस रहता है ना, कुछ ऐसे एप्लीकेशन रहते हैं जिसमें इफ़ यू एंटर अ म्यूज़ियम एंड लुक एट वन पर्टिकुलर पेंटिंग, सपोज़ एक पेंटिंग्स का म्यूज़ियम है, उसमें एंटर किया, एक पर्टिकुलर पेंटिंग की तरफ मैं ज़्यादा देर देख रही हूँ, तो वर्चुअल रियलिटी गॉगल में वो सेंस हो जाएगा और उसका सारा डिटेल्स भी दिखा देगा गॉगल में ही मेरे सामने। सो ये कैसे किस वजह से आया कि मेरा आई गेज़ एज इन मैं कहाँ पे देख रही हूँ, कितने टाइम तक देख रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे ही ज़्यादा देर देख रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है मेरा आई। ये नोट करके मुझे इनपुट देना भी नहीं पड़ता हैंड से, कोई या कहीं पे क्लिक भी नहीं करना पड़ता, जस्ट मेरा आई कहाँ पे जा रहा है उसको ट्रैक करके स्क्रीन मुझे दिखा देता है मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो ऐसे भी अभी इंटरेक्शंस इवॉल्व हो रहे हैं। ये जो हम न्यूली नॉवेल चीज़ें देखते हैं ना, उसमें ये आ जाता है। देन देर इज़ इंटरेक्शन इन कंप्यूटर मीडिएटेड एनवायरनमेंट्स, जिसमें हम बोलते हैं कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क। उसके 3 टाइप्स है। अभी ये ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी है असाइनमेंट में कि देर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ शेयर्ड वर्क स्पेस, मतलब सारे लोग जो कोई भी कंप्यूटर यूज़ करने वाला है वो साथ एक ही जगह पे है। Geographically they are located at one place and they are using a kind of system which is shared among them। तो उस सिस्टम के सारे रिसोर्सेज भी उन सभी के साथ शेयर्ड होंगे, बट दे आर प्लेस्ड एट अ सिंगल प्लेस एंड दे आर यूजिंग इट सिंक्रोनसली और असिंक्रोनसली। दूसरा टाइप है कि सिंक्रोनस रिमोट इंटरेक्शन। तो इसमें 2 कीवर्ड्स है। रिमोट यानी लोकेशन सेम नहीं है, अलग अलग जगह से लोग इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड दूसरा कीवर्ड है सिंक्रोनस यानी आज एक ही टाइम पे जो लोग उस सिस्टम पे है वो एक्सेस कर सकते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, आज का जो हमारा गूगल मीट चल रहा है दैट इज़ अ सिंक्रोनस इंटरेक्शन in which those who are joining at this particular time only they can access. Now then there is asynchronous remote interaction जो जिसमें एट अ टाइम नहीं होना है, किसी को भी ऑनलाइन होना नहीं है, सब लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाद में देख सकते हैं। तो ये हो गया असिंक्रोनस रिमोट इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल होता है हम जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं,
सपोज़ हम फेसबुक या इंस्टाग्राम, यहाँ पे हमने कुछ अपना वीडियो या कुछ ऐड कर दिया, या हमने कोई फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो नॉट नेसेसरी उस टाइम में जो ऑनलाइन है वही लोग वो देख सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन है बाद में ऑनलाइन आ रहे हैं वो लोगों को भी मेरा कंटेंट एक्सेसिबल रह सकता है। तो उसको बोलेंगे असिंक्रोनस रिमोट इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है, वो है कि यूबिक्विटस का मतलब पहले क्या है ये बता देती हूँ। यूबिक्विटस यानी हर जगह प्रेजेंट होने वाला, यानी हर जगह पे कंप्यूटर आप देख सकते हो, अलग अलग जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्मार्ट वॉच में भी एक एप्लीकेशन होगा जो आपको, सपोज़ एप्पल का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एप्पल का स्मार्ट वॉच भी है, एप्पल का मोबाइल फ़ोन भी है, एप्पल का कंप्यूटर भी है, टैबलेट भी है। इन सारी जगहों पे हम सेम डेटा भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अलग अलग। अभी सपोज़ आपने गूगल ड्राइव यूज़ किया रहेगा, तो ड्राइव में जो भी आप स्लाइड्स डालोगे या डॉक्यूमेंट्स डालोगे वो सारे आपको सिर्फ आपके कंप्यूटर से ही एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। आप अगर यहाँ पे आपके घर में बैठ के आपने कंप्यूटर पे काम कर लिया और ड्राइव पे अपलोड कर लिया, तो आप स्कूल या कॉलेजेस में या ऑफिस में जहाँ पे भी आप हो वहाँ से भी यू कैन एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू कैन यूटिलाइज देम। जब आपने एडिट किया रहता है इनिशियली, आप जब ऑनलाइन होते हो तभी एडिट किया हुआ चेंज आपको दिखने लग जाता है। जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स आप देख सकते हैं कि आपने क्या चेंज परफॉर्म किया था। ये उसको बोलेंगे हम यूबिक्विटस एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू मल्टीपल वेज एंड इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू मल्टीपल इंटरफेसेस। सिमिलरली अभी यूबिक्विटस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटिंग जो 2011 के आगे आया उसमें आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट भी हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक स्मार्ट वॉच पहनी है, उस पर मुझे टाइम दिखा रहा है या फिर उस पर मुझे हार्ट बीट या फिटनेस का कुछ काउंट आ रहा है, सपोज़ मेरा लेट्स टेक मेरा फुट स्टेप्स काउंट हो रहा है, तो वो फुट स्टेप्स काउंट जो मेरे घड़ी में हो रहा था, दोज आई कैन ऑल्सो एक्सेस फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन नाउ डेज़। उस सेम वे में उसका मोबाइल सिमिलर वे में मैंने अगर लॉगिंग रखा है तो वो एक एक्सेल शीट पे वो लॉग भी करता रहेगा, उस एक्सेल शीट को मैं एक्सेस भी कर पाऊँगी फ्रॉम माई कंप्यूटर। तो द थिंग इज़ these different smart devices are able to communicate with each other, so that's why it is ubiquitous यानी हर जगह पे प्रेजेंट। सो ऐसा एनवायरनमेंट कंप्यूटिंग का बन गया है। नाउ द रिसर्च ट्रेंड इज़ फॉर दिस इज़ वास्ट, यानी ऐसे इंटरेक्शन कैसे सपोर्ट करे, कैसे इंटरफेस रहे जिसके वजह से यूज़र को सेम डेटा को अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइस पे एक्सेस करना बहुत इजी हो जाए। ये आ गया है रिसर्च ट्रेंड इन यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये चारों अलग अलग ट्रेंड्स हमने अभी देखे। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा इसमें से कोई ब्लॉक आपको अगर समझा नहीं है तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes for you to ask question and then we will move ahead. Okay,
since there are no questions so far, uh, let's take a short interval now. Go to the कोर्स पे जाके आप असाइनमेंट चेक करो. लेटेस्ट असाइनमेंट जो है, हमें एक्चुअली इस सेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करना था कि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स जो इसी कोर्स के है असाइनमेंट है वो सॉल्व करने वाले थे. बट प्रीवियस ईयर भी सेम असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं ले रही हूँ. लेकिन बहुत सारे पार्ट्स मैंने असाइनमेंट के कवर करने की कोशिश अब तक की है. इसके आगे भी थोड़ा सेशन बाकी है जिसमें असाइनमेंट के जो पार्ट हमने अभी तक कवर नहीं किए वो हो जाएंगे. तो अब तक के लिए यू गो टू द असाइनमेंट, टेक 5 to 10 minutes एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस और एक बार सबमिट कर लो जितना भी आप पॉसिबल है ना उतना, क्योंकि यू विल गेट मल्टीपल ट्राइज टू सबमिट द असाइनमेंट. एक बार ही सबमिट हो जाएगा ऐसा नहीं है, यू कैन सबमिट मल्टीपल टाइम्स. So try to submit that first and then come back and we will continue the lecture ahead. तो उसमें भी थोड़े क्वेश्चंस बाकी है जो असाइनमेंट में आने वाले हैं, वो हम आगे ले लेंगे. तब तक एक बार आप असाइनमेंट ट्राई करके आओ. आई विल गिव 10 minutes टाइम. वी विल रिकन्वीन at 8:20.
We are taking this some time so that you get some time to go back to the assignment, check out whether it is going to be useful for to attend this session and solve the assignment. We will start from 8:20, just a minute now, after now. ओके, ये वाले स्लाइड को एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें हम यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन के कुछ 4 रिसर्च जो ट्रेंड्स है उस पर हमने ध्यान दिया। पहला है इंटरेक्शन विथ मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल यानी नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। दीज कैन बी डिवाइसेस दैट नीड नॉट बी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। उसमें वेरेबल डिवाइसेस होती है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच आ सकता है। एंड नॉन वेरेबल, जिसमें आप नॉट वेरेबल, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन ले लो या फिर टैब या लैपटॉप, ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं। देन देर आर नॉन ट्रेडिशनल इंटरफेसेस, जिनमें हमें एक्चुअली कोई एक स्क्रीन नहीं दिखता है या हम इनपुट आउटपुट के लिए कोई माउस या क्लिक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वर्चुअल रियलिटी के हमारे हेडसेट्स रहते हैं, जिसमें हम VR हेडसेट्स यूज़ करके शायद गेम प्ले कर सकते हैं या फिर कोई लैब में एंटर करके एक्सपेरिमेंट करने का भी VR हेडसेट पे नए नए एप्लीकेशंस आ जाते हैं, अभी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। देन देर आर फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, जिसमें जो स्क्रीन रहता है वो यू कैन डिस्टर्ब द डायमेंशंस ऑफ द स्क्रीन एंड स्टिल यू कैन ऑपरेट इट। सिमिलरली इन दोनों टाइप्स में, नॉन ट्रेडिशनल एज वेल एज ये मोबाइल डिवाइसेस, इन दोनों में भी जो है मल्टीपल सेंसिंग, जिससे हमारा इनपुट जाता है। फॉर एग्जांपल दिस टच, जेस्चर, स्पीच एंड आई गेज। जेस्चर मतलब जो हम मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन पे अगर हमने हाथ दिखाया तो सेल्फी क्लिक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने एक जेस्चर को पकड़ लिया, जो हाथ दिखाने का जेस्चर है उसको वो स्क्रीन ने पकड़ लिया है। आई गेज एज इन मैं कहाँ पे देख रही हूँ वो नोटिस करके भी विदाउट एनी क्लिक, आजकल ऐसे डिवाइसेस ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि आप कहाँ पे देख रहे हो, अगर आपने ज़्यादा देर एक जगह पे देख लिया तो अज्यूम कर लेता है कि आपको इस बारे में और जानना है और उसके बारे में और जानकारी आ जाती है। या फिर वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मतलब जो एक क्लिक करके मुझे एक फ़ोल्डर ओपन करना होता है, उसके जगह पे मैं अगर एक जगह पे फोकस कर रही हूँ, एक फ़ोल्डर के स्क्रीन पे एक फोकस पॉइंट है मेरा, तो वो अपने आप फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ये भी चीज़ें अभी न्यू टेक्नोलॉजी में आ रही है, विच obviously increase the way in which the user interacts with it. It makes it easier. Then there are computer mediated environments. इसके ऊपर असाइनमेंट में क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए। इसमें शेयर्ड वर्क स्पेस हो सकता है जहाँ पे लोकेशन सेम है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका, उन सभी का, और वो सेम टाइम पे भी यूज़ कर रहे हैं चीज़ सिस्टम। देन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रिमोट इंटरेक्शन। तो सिंक्रोनस के एग्जांपल्स है, जैसे हमने अभी गूगल मीट स्टार्ट किया है या जूम कॉल करते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर किसी को व्हाट्सएप कॉल लगाया है, तो उन कॉल्स पे ऑनलाइन होने वाले लोग ही वो सिंक्रोनसली उस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं।
भले ही वो रिमोट यानी अलग अलग जगह पे प्लेस्ड हो तो फिर भी। एंड देन देर इज़ असिंक्रोनस वेर इन अभी मैंने सिर्फ अपलोड कर दिया है, जब आपको चेक करना है कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया लाइक अ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज, या फेसबुक का पोस्ट हो सकता है, या फिर इंस्टाग्राम का पोस्ट, ट्विटर का पोस्ट हो सकता है। दोज कम अंडर द सिंक्रोनस रिमोट इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इज़ द यूबिक्विटस एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये जो अलग अलग डिवाइसेस है आप वो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस माध्यम से कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। आपने एग्ज़ाम्पल हमने बिगिनिंग में एक सुना था कि आज मैंने मोबाइल पे एक सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दिया। सपोज़ मैं एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम पे मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ। अभी मैं मोबाइल मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, मोबाइल पे स्टार्ट की मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी। तो मेरा उस मोबाइल पे मैंने अपना एक यूज़र नेम वगैरह क्रिएट करके रखा है उस एप्लीकेशन में जाके। तो वो मेरा वॉचिंग टाइम भी रिकॉर्ड कर रहा है, मैं क्या वॉच कर रही हूँ वो देख रहा है। अकॉर्डिंगली वो मुझे सजेशन देता है। जब मैं घर पे आती हूँ और मेरे स्मार्ट टीवी पे सेम चीज़ ओपन करती हूँ, अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स ऐप ओपन करती हूँ, तो मोबाइल पे मैंने पहले जब देखना बंद कर दिया था, वो पॉइंट मुझे मतलब उधर तक आ चुका रहता है वो प्रोग्राम मेरे टीवी पे भी। तो मतलब टीवी और मोबाइल भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक साथ। इवन दो मैंने एक्सप्लिसिटली कहीं पे बोला नहीं है कि आई वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विथ माय टीवी स्क्रीन। सो ये होता है यूबिक्विटस एनवायरनमेंट, जहाँ पे कंप्यूटेशन प्रेजेंट है हर जगह पे, एंड यू आर प्रोवाइडिंग इट डेटा सो बाय थ्रू योर इंटरेक्शंस, and then you get information on multiple devices that can communicate with each other. Okay? ये हमारी ये स्लाइड रिवाइज हो गई है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो स्लाइड पे डाल दीजिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्बिनेशन फॉर यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में इनमें से क्या होता है। पहले मैं इसका टर्म्स का मीनिंग बता देती हूँ। मोबिलिटी का मतलब होता है आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह पे वो रहे। और दूसरा है एम्बेडेडनेस। एम्बेडेडनेस यानी जहाँ पे भी आप हो वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको वो जो डिवाइस है वो मिलेगा, सिचुएटेड मिलेगा, आपके रियल लाइफ में मिलेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्बिनेशन। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में क्या रहता है, दो टाइप के एनवायरनमेंट्स रहते हैं। एक है यूबिक्विटस और एक है परवेजिव। तो दो के बारे में हमें फोर्थ लेक्चर में बताया गया है, फोर्थ वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि परवेजिव जो है वो रहते हैं लो ऑन मोबिलिटी, they are low on mobility but high on उनका एम्बेडेडनेस हाई होता है। लेकिन अभी एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो परवेजिव एज इन, मैं एक एग्ज़ाम्पल ढूंढती हूँ। हाँ, सपोज़ मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मतलब फ़ैन है मेरे घर पे, और वो एक रिमोट से ऑपरेट हो सकता है। स्मार्ट फ़ैन है तो मैं रिमोट को पॉइंट करके उसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो वो यूज़ हो जाता है, मतलब काम कर लेता है। तो एज इन मैं अगर रिमोट से उसका रेगुलेटेड स्पीड अगर 1 करती हूँ तो स्पीड कम रहता है। जब मैं रिमोट में 4 प्रेस करती हूँ तो स्पीड बढ़ जाता है। मैं अगर रिमोट पे ऑन करती हूँ तो फ़ैन ऑन हो जाता है, ऑफ़ करती हूँ तो फ़ैन ऑफ़ हो जाता है। मुझे जाके स्विच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में ये फ़ैन जो डिवाइस है डिजिटल फ़ैन, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी भरा है दैट इज़ परवेजिव बट नॉट यूबिक्विटस। क्यों? क्योंकि उसमें मोबिलिटी नहीं मिल रही।
इस रूम से मैं बाहर जाऊंगी तो मैं उस फ़ैन को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, राइट, क्योंकि वो रिमोट से चलने वाला है, रिमोट का उस फ़ैन से कनेक्शन एक जगह पे ही है। सो वो जो टेक्नोलॉजी हुई दैट इज़ नॉट मोबाइल। यूबिक्विटस कॉम्बिनेशन कंप्यूटिंग के लिए वी नीड हाई मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कहीं से भी एक्सेस करना पॉसिबल होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है हाई एम्बेडेडनेस, यानी वो डिवाइस का काम जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, कहीं पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, दैट इज़ एम्बेडेडनेस। ऑब्ज़र्व कर सकते हो थ्रू टच, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू सेंसेस अदर देन जस्ट अ स्क्रीन भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो हमने टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर के एग्ज़ाम्पल पे वापस जाते हैं, उसका टाइम अप हो गया ये मुझे कैसे पता चलता है, उसके लिए मुझे स्क्रीन पे कहीं पे आता नहीं, आने नोटिफिकेशन आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। मुझे वो जब बीप सुनाई देता है तो मेरे लिसनिंग के थ्रू मैंने सेंस कर लिया कि उसका काम हो गया है। तो वो हो गया एक टाइप का अलग सेंसरी ऑर्गन जिस पे मुझे उसका आउटपुट मिल रहा है, ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ। एंड देन अगेन मैंने इनपुट भी दिया है, टेम्परेचर दिया है, सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सेंसरी इनपुट। उस जो सेंसेस से ये चीज़ हम आइदर इनपुट दे सके या आउटपुट ले सके, उसको कह सकते हैं एम्बेडेडनेस। परवेजिव जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, सो परवेजिव एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें आपको सेंसरी इनपुट हाई दे सकते हो, आप एम्बेडेडनेस हाई मिलता है, लेकिन मोबिलिटी आपको नहीं मिलती, मोबिलिटी लो रहती है, यानी एक जगह पे ही वो यूज़ हो सकता है। अभी जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या है कि आप कहीं पे भी जाओ उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपके पास सेम एक ही डिवाइस एक ही जगह पे होना चाहिए। दैट इज़ द डिफरेंस। तो इस चीज़ का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जिसमें हाई मोबिलिटी भी मिले और हाई एम्बेडेडनेस भी मिले, उसे हम कहेंगे यूबिक्विटस। ओके, और ये समझे मीनिंग्स आपको यूबिक्विटस के या परवेजिव के, ये शायद इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। सो हियर वी हैव दिस, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये है परवेजिव और ये है यूबिक्विटस। तो ये एक्सिस पे हमें पता चल रहा है कि मोबिलिटी, लेवल ऑफ मोबिलिटी में परवेजिव कंप्यूटिंग थोड़ा लो होता है और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग हाई होता है, जिसमें लेवल ऑफ मोबिलिटी एज इन मोबाइल अलग अलग जगह पे आप कंप्यूटिंग एक्सेस कर सको। बट द लेवल ऑफ एम्बेडेडनेस, यानी एम्बेडेड होना, यानी अलग अलग सेंसेस से हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाना, ये दोनों में परवेजिव और यूबिक्विटस दोनों कंप्यूटिंग के फील्ड्स में हाई ही होता है। तो ये इसको यूबिक्विटस कंप्यूटिंग को यूबिकॉम्प ऐसे भी बुलाया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरिया अंडर यूबिकॉम्प रिसर्च। आपने यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के लेक्चर सुने, इसमें क्या नहीं है, कौन सा वाला नहीं है एरिया, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आई एम गेसिंग कि आप लोगों ने वीडियोस गो थ्रू नहीं किया अब तक, राइट। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ये कोऑपरेटिव इंटरैक्शन। तो कोऑपरेटिव इंटरैक्शन नहीं होता है इसमें, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। नेचुरल इंटरैक्शन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड पेरिफेरल इंटरैक्शन, ये तीन चीज़ें होती है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में। इसका मतलब क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेचुरल इंटरैक्शन मतलब how to enable natural interaction with objective that the interface becomes invisible, if not fully then to an extent possible. Again going back to that digital thermometer का device, ये इंटरेक्शन हो जाए नेचुरल, तो हम जब थर्मामीटर यूज़ करेंगे, नेसेसरी नहीं है कि मेरा कुछ कहीं पे मुझे डिजिटली कुछ एंटर करना पड़े, जो मैं हमेशा के थर्मामीटर से कर सकती थी, जो मुझे पता था कि किस जगह पे मुझे टेम्परेचर लेना है वहाँ पे वो रख दो,
तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग नहीं लगा, उसके लिए मुझे इंटरफेस नहीं लगा। तो ये इंटरफेस को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल बना दिया, तो ये इसका यूज़ हो जाता है नेचुरल। So natural interaction is a key component of ubiquitous computing. Then next part is context awareness. It is how to enable the computer with which we are interacting react to the context of use as we experience in our everyday life. That is context awareness. So that the user gets the input and the output within the same context and understands that उनका जो ऑपरेशन इंटेंडेड था वो हो गया. नेक्स्ट है पेरिफेरल इंटरैक्शन. हाउ टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और मल्टीपल कंप्यूटर्स टू द यूज़र विदाउट अफेक्टिंग हीज और हर फ्लो ऑफ एक्टिविटी. तो उनका एक्टिविटी फ्लो बिना रोके, हाउ टू हैव द बिना रोके एज इन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू. अगर जब डिफ़िकल्टी लगती है किसी चीज़ को यूज़ करने में तो यूज़र टेंड्स टू नॉट यूज़ दोस थिंग्स. तो फिर हो जाता है कि मतलब एक एप्लीकेशन तो मैंने बना लिया लेकिन यूज़र ही फाइंड नहीं कर रहा कि ये एप्लीकेशन यूज़फुल है, उससे अच्छा मैं खुद ही कर लेता, ऐसा फीलिंग आए. तो वो पेरिफेरल इंटरेक्शन इसका मतलब सही से अलाउ नहीं कर रहा यूज़र को. सो डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस से मल्टीपल कंप्यूटर्स से आने वाला इन्फॉर्मेशन यूज़र को अवेलेबल कर देना, ये भी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का एक पार्ट है. जो हम देख रहे थे एग्जाम्पल टीवी सीरीज़ देखने वाला, मोबाइल के प्लेटफॉर्म से गए हम स्मार्ट टीवी के प्लेटफॉर्म पे, फिर अलग अलग दूसरे के मोबाइल में भी मैं अगर अपना साइन इन डालती हूँ तो मुझे वो एक्सेसिबल है. सो ये क्या कर रहा है कि अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग सोर्सेस पे मुझे सेम चीज़ एक्सेस करने को अलाउ कर रहा है. तो ये पेरिफेरली इंटरेक्शंस मेरे अलाउ कर रहा है. तो ये 3 पार्ट्स है जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के रिसर्च के अंडर आते हैं: नेचुरल इंटरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड पेरिफेरल इंटरेक्शन. What are the 5 entities of this context awareness? तो context awareness जब हम बोलते हैं तो हमें करना है कि यूज़र के अकॉर्डिंग हमारा जो डिज़ाइन है, जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका डिज़ाइन है वो रहे. तो उसके अंडर क्या चीज़ें हम देखेंगे, यूज़र का क्या क्या फैक्टर्स हम चेक करेंगे. वो फैक्टर्स है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. हु यानी कौन है ये यूज़र, वेदर इट इज़ अ नोवाइस, whether he is an intermittent user, or whether it a person who is going to use my product, are they an expert in performing this activity. To give you an example, मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें मुझे जस्ट मैं अगर अपना एक ग्लास में अगर सामने रखती हूँ तो अपने आप वो डिवाइस सेंस कर ले कि सामने ग्लास आया है, अभी इसमें पानी डालना है. और जब ग्लास भर जाए तो वो डिवाइस सेंस कर ले कि अभी पानी भर चुका है, अभी पानी डालना बंद कर देना है. सिंपल डिवाइस है. तो इसमें यूज़र मैं जो हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मुझे पानी भरना सीखना नहीं है, फिलिंग अप ऑफ वाटर मुझे सीखना नहीं है. तो इस क्रिया के लिए मैं आई एम एन एक्सपर्ट. then what do I have to do, that is my intention is what is the goal of the user, कि मुझे पानी भर लेना है ग्लास में. थर्ड इज़ वेयर, एज इन मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है. अगर मुझे ये सेम प्रोडक्ट मुझे स्कूल में इंस्टॉल करना है, मेरे कॉलेज में इंस्टॉल करना है या मेरे घर में इंस्टॉल करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा मतलब the software designer should be context aware about where I am going to use it. Then there is when. So मुझे कितनी बार या कितने कब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये चीज़ वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो हर रोज़ यूज़ होने वाली है, बहुत बार यूज़ होने वाले है, और मैं उसको बहुत एकदम एडवांस तरीके से बना दूँ जो उस वस्तु को ही बहुत एक्सपेंसिव बना दे, तो कोई वो ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव है तो मुझे यूज़ हमेशा करना पड़ रहा है, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती.
उससे अच्छा मैं बिना उसको यूज़ करके ही अपना काम कर लूँ, ऐसा सोचूंगी। तो अकॉर्डिंगली मुझे उसका कॉस्टिंग आया, ऐसे मटेरियल उसमें यूज़ करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड व्हाई एम आई गोइंग टू यूज़ इट, अनदर पॉइंट। So, what are the 5 entities of context awareness? So these 5 entities are who is going to use, what is the user category of the person who is going to use it, what is going to be what is the goal of the user who will be using it, then what is the context of the user कहाँ पे वो चीज़ यूज़ करने वाला है, when कितनी बार यूज़ करेगा और कब यूज़ करेगा, एंड देन वाई, क्या रीज़न है यूज़र के लिए, क्या वैल्यू है इस चीज़ को यूज़ करने का। अभी मैं जिसको चीज़ बोल रही हूँ ना, चीज़ एज इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट वी आर डिज़ाइनिंग एज सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स। सो ऐसा सोचो कि हम कुछ प्रोडक्ट बना के किसी एक पर्सन को देने वाले हैं जो वो यूज़ करने वाला है। इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं ताकि ये प्रोडक्ट उस यूज़र के लिए एकदम एक्सीलेंट प्रोडक्ट बन जाए, इसको छोड़ के दूसरा कुछ उसका नीड ही ना हो। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, ये सोचने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कोर्स किसने करना चाहिए? जिसको फर्स्ट चीज़ है कि जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आएगा, उसको इंटरेस्टिंग रहेगा ये कोर्स। तो CS एंड इंजीनियरिंग कोर्स डिसिप्लिन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपके लिए यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग यूज़फुल रहेगा। एंड देन आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स में, यानी अलग अलग ह्यूमन फैक्टर्स को जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऐसे डिसिप्लिन वालों के लिए भी ये यूज़फुल है। तो ये इश्यूज़ एंड चैलेंजेस में ये सेकंड इशू एड्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हु शुड बी स्टडीइंग और अप्लाइंग यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग। सो ये हो गया डिसिप्लिनरी इशू कि कौन इसका यूज़ करेगा। तो कंप्यूटर साइंस का बंदा या बंदी जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर डिज़ाइन या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिविल इंजीनियर हूँ मैं, तो सिविल इंजीनियरिंग करने वाले ने मेरे प्रोडक्ट का जो मैं बना रही हूँ उसका यूज़ कैसे होगा, उसके लिए मुझे पहले इंजीनियरिंग उसके पीछे जो है वो आनी चाहिए। फिर मैं ये स्टडी करूँगी कि किसको यूज़ कर, मतलब क्यों यूज़ होने वाला है। तो ह्यूमन फैक्टर को मैं बाद में स्टडी करूँगी, लेकिन पहले मैं उसके अंडर वाला इंजीनियरिंग स्टडी कर लूँगी। एंड फॉर दैट, फॉर मेकिंग दैट इंजीनियरिंग बेटर, मुझे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का ये जो कोर्स है वो यूज़फुल रहेगा। अभी यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पहले मुझे कमेंट चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि वेदर यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको पता है क्या? SDLC बुलाते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको ये पता है लाइफ साइकिल पहले? ओके, अगर आपको नहीं पता है तो पहले बता देते हैं कि ये जो फिजिबिलिटी स्टडी, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये हटा के अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, सिर्फ इस डायग्राम के फ्लो को, तो वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, पहले उसका फिजिबिलिटी स्टडी होता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर बन सकता है कि नहीं। फिर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होता है एंड एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, यानी यूज़र से बात करते हैं, उनको क्या क्या होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर में वो पूछ लेते हैं, और उसके लिए वो सारी चीज़ें होने के लिए वो कैसी होनी चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन सारा लिख लेते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करके बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं। प्लान के आगे कोडिंग रहता है, यानी एक्चुअल वो सॉफ्टवेयर बनाना।
और जिसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, वो स्टेप आता है। फिर एक बार प्रोग्राम बन गया तो फिर कोड टेस्टिंग रहता है। टेस्टिंग एज इन ये कोड सही से रन हो रहा है या नहीं, या इसमें कुछ एरर आ रहा है, या इसमें कुछ ग्लिच है, वो होता है कोडिंग। एंड कोडिंग के बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद एम्पिरिकल स्टडी होता है कि हाउ मैन मतलब वो एक्चुअल एक एक पर्टिकुलर क्लाइंट ग्रुप के पास वो जाता है सॉफ्टवेयर, वो स्टडी करता है कि वेदर इट इज़ यूज़फुल और नॉट, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो ये कोड टेस्टिंग जो किया था वो इंटरनली जो डेवलपर्स है उनके ही टीम ने किया था। फिर ये रहता है यूज़र का टेस्टिंग। एंड देन आगे आता है, एक बार यूज़र टेस्टिंग से अप्रूव हो गया तो फिर उसको जाता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी उसको क्लाइंट को सेल कर देते हैं, उनके यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस वाटरफॉल स्ट्रक्चर, ये जो नीचे वाला सिर्फ पार्ट है, इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें यूज़र तो इन्वॉल्व है नहीं। यूज़र आता है डायरेक्टली यहाँ पे एम्पिरिकल स्टडी जब करते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है कि यू गेट टू नो व्हाट अबाउट द यूज़र एंड देयर नीड्स एंड वेदर व्हाट यू आर मेकिंग इज़ एक्चुअली राइट फॉर देयर नीड्स और नॉट। ये आपको बहुत लेट पता चलता है। तो इतना सारा जो आपने काम कर लिया पहले से, ये सारा कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि सारा का सारा स्क्रैप कर दो और बिगिनिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बना तो लिया अच्छे से सॉफ्टवेयर लेकिन यूज़र यूज़ ही नहीं कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। सो टू अवॉइड दैट, इसके लिए हम यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन का एक साइकिल का ब्लॉक भी अंदर आ गया। ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है कि दिस साइकिल इज़ नॉट फ्रीक्वेंट ऑल्दो इट में स्टिल बी रिक्वायर्ड। ये जो एम्पिरिकल स्टडी के बाद वाला है वो फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इटरेशन है। तो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन एक इटरेटिव प्रोसेस है जो बिफोर यू इवन गो एंड स्टार्ट कोडिंग द सॉफ्टवेयर, आपको पहले उसका एक छोटा प्रोटोटाइप बना लेते हैं। एक सिंगल प्रोटोटाइप बना के आप उसका डिज़ाइन बना के उसको प्रोटोटाइप करके अर्ली इवैल्यूएट करो। तो अर्ली इवैल्यूएट मतलब बिफोर यू इट गोज़ टू द क्लाइंट का कोई यूज़र रहेगा जो ये यूज़ करके देखेगा, आपको फीडबैक देगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट फीडबैक आप माइनर चेंजेस डिज़ाइन में कर लो एंड देन यू प्रोटोटाइप फिर से टेस्ट करवा लो। जब क्लाइंट ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाए कि ये अर्ली इवैल्यूएशन के आगे क्लाइंट से फीडबैक आए कि अभी हैप्पी है, ये सही चल रहा है, ऐसा ही बना दो, फिर यू गो टुवर्ड्स द कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी शायद आप लोगों को पता नहीं होगा इसलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये डिज़ाइन और ये जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है इन दोनों में फ़र्क है। डिज़ाइन एज इन जो एक हम बोल सकते हैं स्केलेटन बना लेते हैं, और कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम उस पर स्केलेटन पे आगे डिटेल्स ऐड करते हैं। तो डिटेल्स ऐड करना हो सकता है, या फिर आप बोलोगे स्केल बढ़ाना, ये भी चीज़ हो सकता है। तो ये सारा डिज़ाइन एंड कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। डिज़ाइन का प्रोसेस हम इटरेटिव कर रहे हैं। दो चीज़ें हम डिज़ाइन में चेंज करेंगे। एक तो करेंगे कि उसमें यूज़र को इन्वॉल्व करेंगे, बेसिक चीज़, क्योंकि हमें यूज़र सेंट्रिक बनाना है। तो ये हो गया यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यूज़र को इन्वॉल्व कर लिया, उसको डिज़ाइन में भी इंक्लूड कर लिया और उसको अर्ली इटरेशंस में भी इंक्लूड कर लिया फॉर फीडबैक। तो ये एक पार्ट हो गया यूज़र को इन्वॉल्व करने वाला। दूसरा चीज़ है कि ये इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब सिंगल टाइम में नहीं करूँगी मैं, रिपीट डिज़ाइन इतनी बार रिफ़ाइन करूँगी ताकि मेरा डिज़ाइन जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो पहले अप्रूव हो जाए। वंस दैट इज़ अप्रूव्ड मैं उसके जैसा कोडिंग करके फाइनलाइज प्रोडक्ट बना सकती हूँ जो परफॉर्मेंस में या दिखने में सारी चीज़ों में अपीलिंग रहे, यूज़र के लिए सबसे बेस्ट रहे, ऐसा बन सकता है। और फिर एडवांटेज क्या हो सकता है इस चीज़ का, ऐसे करने से एडवांटेज क्या होता है? तो द एडवांटेज इज़ इन ओके, द एडवांटेज ऐसा है कि ये जो चीज़ मैंने अगर यहाँ पे रिपीट नहीं की होती तो मुझे डायरेक्टली जो बाद में पता होने वाला था कि यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे अर्ली पता चला। उसके वजह से मैंने बहुत सारा मेरा टाइम सेव कर लिया, मैंने बहुत सारा एफर्ट। एंड यूजुअली क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर पे कितने लोग काम करते हैं, कितने टाइम काम करते हैं, अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर का कॉस्ट रहता है। तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है जब हम
टाइम बचा लेते हैं या एफर्ट बचा लेते हैं। तो सो दैट इज़ वाई टू सेव टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल has to incorporate a user centric design approach, iterative user centric design approach, so that हमारा टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट बच जाए। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन अ यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन साइकिल, ये जो इंटरनल स्टेज है उसमें क्या क्या स्टेजेस है, आपको इसको आंसर करना है। आपका आंसर इसमें लिखिए और चैट बॉक्स में लिखिए। So the right answer is B, design, prototype and early evaluate. Design, prototype and early evaluate, ये 3 पार्ट्स होंगे यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन के साइकिल के। नाउ हम देखेंगे जो हमारे कोर्स का सेकंड हाफ है, यूज़र कंप्यूटर सेंटर डिज़ाइन, यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग के बारे में हमने अभी तक बात की। अभी है यूज़र कंप्यूटर इंटरैक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। इट इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use with the study of major phenomena surrounding them। तो यूज़र ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ये सिर्फ खाली कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, जिनमें आप यूज़र का और ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन स्टडी करके वो बेटर कैसे कर सकते हैं, वो इजी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कंप्यूटर HCI को स्टडी करते हैं। तो ये ACM 6CHI ने दी हुई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की एक डेफिनेशन है। अभी आपको बताना है ये द मोस्ट प्रोफाउंड टेक्नोलॉजीज आर दोज दैट डिसअपियर, ये किसने बताया है? ये भी क्वेश्चन शायद आपको एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रह सकता है। NPTEL कोर्सेज़ की 25% असाइनमेंट वेटेज रहती है, 75% आपका जो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रहता है उसकी रहते हैं। सो उसमें शायद वो आ सकता है कि मोस्ट प्रोफाउंड टेक्नोलॉजीज आर दोज दैट डिसअपियर किसने कहा था। सो इट वॉज सेड बाय मार्क वेजर in 1991। मोस्ट प्रोफाउंड टेक्नोलॉजी बेस्ट कौन सी है या सबसे सही टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये इसके बारे में कहते हैं कि जो दिखे ही नहीं कि इसमें टेक्नोलॉजी कुछ है, ऐसा लगे नहीं, उसका फियर ना आए यूज़र के दिमाग में कि मुझे अरे मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा टेंशन ना आए यूज़र को। ऐसे इनविजिबल जो टेक्नोलॉजी रहती है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा मार्क वेजर ने कहा था 1991 में। सो वी स्पोक अबाउट द इटरेटिव डिज़ाइन साइकिल विच गिव्स अस अ क्वालिटेटिव मॉडल ऑफ द यूज़र कैसे यूज़ कर रहा है इस डिवाइस को। जो हमने कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस के बारे में बात की थी, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस में यूज़र कौन है, यूज़र क्या चीज़ के लिए, उसका गोल क्या है, वो कहाँ से है, यूज़र किस जगह पे कब यूज़ करने वाला है ये डिवाइस, ये सारी चीज़ें जब हम सोचेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक क्वालिटेटिव मॉडल ऑफ द यूज़र। डिपेंडिंग अपॉन दैट क्वालिटेटिव मॉडल ऑफ द यूज़र हम बनाएंगे कि यूज़र के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब हमें यूज़र के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस पता होंगे तो हम यूज़र सेंट्रिक अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग इट बेस्ड ऑन द डिज़ाइनर्स पर्सपेक्टिव। एज अ डिज़ाइनर अपने ही दिमाग से कुछ चीज़ बनाना, उससे अच्छा हम यूज़र को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, उसके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। अगर वैसा हम करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट का टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, ये तीनों चीज़ सेव हो जाता है। ऐसा सारा करने के प्रोसेस को हम कहते हैं यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग।
तो हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो इट रिफर्स टू द कंप्यूटेशन, यानी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रोसेस उसको बोलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ यूज़र लेआउट, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस कैसा रहे, उसमें क्या क्या ट्रांजिशंस रहे, लेआउट कैसा रहे यानी उनका उसका रचना कैसी रहे, उसका टेकिंग इनटू अकाउंट ह्यूमन बिहेवियर और कॉग्निशन। बिहेवियर और कॉग्निशन मतलब कैसे यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा और उसको कैसे समझेगा, कॉग्निशन मतलब उसको कैसे समझेगा। इसको ध्यान में रख के मैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हूँ तो उसको बोलेंगे यूज़र सेंट्रिक कंप्यूटिंग। ये हमारा आज के कोर्स का एक ओवरऑल रैपअप हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पोस्ट ऑन द चैट। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक विथ द नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए आपको आज जो जो डिस्कस किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आई एम होपिंग कि बहुत यूज़फुल रहेगा, बिकॉज उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए जो आपको असाइनमेंट आंसर करने के लिए यूज़फुल रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, लाइक इफ़ यू थिंक दैट पेस थोड़ा फास्ट है, स्पीड फास्ट है, या फिर आपको फॉलो करने में दिक्कत आ रही है, कोई और आपका इशू है अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज़ लेट मी नो। Otherwise the session is over. Thank you for joining and listening in. हम नेक्स्ट वीक भी फिर से 7 to 9 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीक का कंटेंट, वीक 2 का कंटेंट हम तभी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके। प्लीज़ आज अटेम्प्ट कर दीजिए एक बार आपका असाइनमेंट, क्योंकि अभी 7 फरवरी उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। उससे पहले आप जितना चाहो उतने बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेम असाइनमेंट। ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, आपको अनाउंसमेंट्स में आ जाएगा कभी शेयर हो रही है करके, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड्स में भी आंसर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, हमने जो सेशन आज किया उसमें। असाइनमेंट एक ही बार सबमिट करनी है ना? नहीं, असाइनमेंट आप कितनी भी बार सबमिट कर सकते हो। उसका रिजल्ट दिखता है क्या? रिज़ल्ट नहीं दिखता है आफ्टर डेडलाइन। आपको सही मतलब डेडलाइन 7 फरवरी को है ना, तो उसके आगे अगर आप सबमिट करते हो तो फिर वो काउंट भी नहीं होगा। तब से 7 फरवरी से आई थिंक आपको आंसर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।